Good morning, students. I welcome you all to CADG's online class. Today is our 10th lecture of chemical kinetics. तो आज बच्चों एक बार हम लोग क्लास का स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने इंटीग्रल रेट लॉ पढ़ा है. इंटीग्रल रेट लॉ क्या है? तो वो है K इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट बाय सी टी. जहां पर आप नेचुरल लॉग को रिप्लेस कर सकते हो लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 2.303 लॉग जिसका बेस 10 होता है सी नॉट डिवाइड बाय सी टी. K है रेट कांस्टेंट, सी नॉट है एवरेज सी नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली, जो शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और सी टी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी. तो ये तुमने फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ लिख दिया इंटीग्रल. क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है क्या ये मैंने 100% सही लिखा है? एक बार सोच के देखो. तो कई लोग इसमें आंसर बताओगे यस सर आपने तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मेरा कहना है नहीं, ये मैंने 100% सही इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंटीग्रल रेट लॉ लिखते समय हमने रिएक्शन मेंशन नहीं किया है. तो हमें रिएक्शन मेंशन करना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर ए से बी बनने वाला रिएक्शन या फिर ए से प्रोडक्ट बनने वाला रिएक्शन. अगर यहां पर 2a से प्रोडक्ट बन रहा होता तो यहां पर 2k a का कोफिशिएंट k के साथ चला जाता है, पढ़ा है ना हमने कई बार, तो 2k हो जाता. तभी देखो हमको तो ऐसा आइडियली लिखना चाहिए a से b जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये इक्वेशन फॉलो होता है. अब अगर कहीं पे कुछ ना दिया रहे a से b है या 2a से b है तो हम लोग मान ही लेते हैं कि भाई चलो a से b वाला रिएक्शन होगा और यही इक्वेशन फॉलो किया जाएगा. ठीक है, देखो तो अब ये सब हम मिटा दे रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर ए से बी बनना. अब हम इस इक्वेशन को बेस मान करके आगे का पढ़ाई करने जा रहे हैं. ठीक है ना, इस इक्वेशन को बेस मान करके आगे का पढ़ाई करने जा रहे हैं. K इंटू टी इज इक्वल टू ln सी नॉट बाय सी टी. तो देखो ये क्या है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा सी नॉट सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. और ये भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं. कब? तो ये हम लोग तब पढ़े थे जब सी टी वर्सेस टाइम टी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे थे. एक बार इसको भी रिकॉल कर लो. सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. सी टी क्या है? सी टी है टाइम टी पर बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन. सी नॉट क्या है? शुरुआत में लिया गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. टी है टाइम और के है रेट कांस्टेंट. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों. आज बच्चों हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस. देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस और रिएक्शन दोनों में क्या अंतर है, इस बात को एक बार पहले वर्ड का मतलब समझा दें. तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, वही फर्स्ट ऑर्डर है. प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन होता हुआ नहीं भी दिख सकता है. हो सकता है वो एक दूसरे टाइप का रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो या कोई फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है. तो इसीलिए हमने जनरल वर्ड यूज किया है प्रोसेस. प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन होना जरूरी नहीं भी है. तो हम लोग आज कुछ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर दुनिया के सभी लोग राक्षस हो जाएं और सभी एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो ये जो मारना है ना, मरना लोगों का, लोग एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे तो लोग मरने लगेंगे. तो लोगों का जो मरना है ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा. क्लियर है ना? शुरुआत में ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा लोग मरेंगे, बाद में कम लोग रहेंगे तो कम लोग मरेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का पहचान होता है जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. और रेट क्या होता है? रेट तो यही होता है भाई, अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था ए से बी,
रेट होता है ए के खर्च होने का रेट या फिर बी के बनने का रेट। तो अगर रेट को मान लिया जाए ए के खर्च होने का रेट, तो ए के खर्च होने का रेट क्या है, जितना ज्यादा ए रहेगा उतना तेजी से खर्च होगा, जितना कम ए रहेगा उतना स्लोली खर्च होगा। तो उस केस में राक्षसों का मरना एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। वैसे ही बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस, स्पेशली रेडियो एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। लिखोगे इसके नीचे, रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्यों होता है, इस सब पर हम लोग अगले क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो बस बेसिक तुमको हम इतना बता दें कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस है उसके न्यूक्लियस में कुछ चेंज आ जाना। जैसे तुमने कार्बन के बारे में सुना है, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि कार्बन 12 अगर 1 kg कहीं पर छोड़ दो और उस सब का न्यूक्लियस का फोटो खींच के रख लो, हालांकि फोटो नहीं खींच सकते हैं पर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर उन सबके न्यूक्लियस का फोटो खींच के रख लो और 10 साल के बाद फिर से 1 kg कार्बन 12 में जितने एटम होंगे सबके न्यूक्लियस का फोटो खींचो तो दोनों फोटो सेम दिखाई देगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन कार्बन 14 के साथ ऐसा नहीं होता है। कार्बन 14 अगर 1 kg रख दो और उसमें जितने एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस का फोटो ले लो और 1 साल के बाद फिर से आना, फिर से 1 kg कार्बन 14 में जितने एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस का फोटो खींच लो, तुम्हें लगेगा कि कुछ न्यूक्लियस चेंज हो चुका है। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंज आ जाना ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी नेचर में एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर का जो स्पीड है जिस तरीके से चेंज होता है उसी तरीके से ये भी चेंज होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो देख लो रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में और डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे, आज इसके काइनेटिक्स के बारे में बात किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है वैसा ही फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रल रेट लॉ। तो ये देखो तुम्हारे पास मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस रखे होंगे, न्यूक्लियस मतलब एटम्स रखा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं, हालांकि तुम्हें एटम्स दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, फिर भी हम लोग इमेजिन करके बना रहे हैं ये एटम्स हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी मान लो कितने न्यूक्लियस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक और रख दो 15, टोटल 15 न्यूक्लियस हमारे पास हैं। 1 घंटे बाद आओगे तो 15 में से 14 न्यूक्लियस बचा हुआ है, एक चेंज हो गया है या हो सकता है 2 चेंज हो गया होगा, 13 न्यूक्लियस बचा हुआ है इट इज। तो जो न्यूक्लियस चेंज हो जाता है हम बोलते हैं वो न्यूक्लियस खर्च हो गया या रिएक्शन कर लिया, या वो न्यूक्लियस हमारे लिए गायब हो गया, ऐसा मान लेंगे हम लोग। और जो न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ वो हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर है ना। अच्छा, जो न्यूक्लियस चेंज हुआ होगा वो ऐसा नहीं कि डब्बा से निकल के बाहर चला जाएगा, पर हम इमेजिन कर लेंगे कि जो न्यूक्लियस एक बार चेंज हो गया वो अब हमारे लिए गायब हो चुका है या हमारे लिए वो खर्च हो चुका है। कोई दिक्कत? तो शुरुआत में जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एन नॉट। एन नॉट क्या है?
नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिखने के बजाय हम लिखते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल। क्या लिखते हैं? रेडियो एक्टिव पार्टिकल। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल प्रेजेंट इनिशियली। कोई दिक्कत? और मान लो तुम आधे घंटे 1 घंटे के बाद आए, 1 घंटे के बाद मान लो आए, और इसमें से 5 पार्टिकल गायब हो चुका था। कोई दिक्कत? तो कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास? 15 में 5 गायब हो चुका था। गायब होने का मतलब 5 पार्टिकल का न्यूक्लियस बदल चुका था, वो कुछ चेंज ला चुका था अपने अंदर। तो 10 न्यूक्लियस तुमको बचे हुए हैं, जैसा पहले था वैसा ही, तो उसको बोल देंगे एनटी। एनटी क्या है? नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टाइम टी। टी टाइम पर जितना रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स बचे हुए हैं उसको एनटी बोलेंगे। तो जैसा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, उन्हीं इक्वेशन को ये दोनों भी फॉलो करते हैं। मतलब है कि तुम्हारा एनटी हो जाएगा, एनटी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ये मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा चेंज दिखता है फॉर्मूले में, बुक के अनुसार, कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेट कांस्टेंट को के बोलते हैं, और जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेट कांस्टेंट को के नहीं बोल करके बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। के क्या था? रेट कांस्टेंट था। लैम्डा को बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट। डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब होता है खर्च होना, कमना, घट जाना। तो यहां जो घट रहा था ना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का संख्या, क्लियर है ना? शुरुआत में जितने न्यूक्लियस थे उसमें से कुछ कम हो गया ना, बाद में वो कुछ में परिवर्तन आ गया। तो उसी के लिए जो कांस्टेंट यूज हुआ है उसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। टी तुम्हारा लगने वाला टाइम है, टी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। अब तुम यहां से जो है ये वाला इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो, लोगरिथमिक फॉर्म। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। देखो कैसा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां से लोगरिथमिक फॉर्म कैसे डिराइव करोगे? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पूरा जितना हमने लिखा है। तो देखो इसका लोगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाओगे? इसका लोगरिथमिक फॉर्म बनाने के लिए यहां से तुम लॉग ले लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा nt बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, क्या होगा? ln nt बाय एन नॉट, ये हो गया नेचुरल लॉग ई टू द पावर समथिंग, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल लॉग ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ये लेमडा टी बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ई हो जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। कोई दिक्कत? नेचुरल लॉग एन टी बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सॉरी, यहां पर ये माइनस लेमडा टी बाहर आएगा ना, ये माइनस लेमडा टी बाहर आएगा, वही तो सोच रहे हैं। नेचुरल लॉग ई माइनस लेमडा टी बाहर आ गया और नेचुरल लॉग ई का वैल्यू हो गया 1। कोई दिक्कत? और यहां से तुम लिख सकते हो फर्दर कि लेमडा टी इज इक्वल टू
माइनस नेचुरल लॉग, ये लेमडा टी इक्वल टू माइनस को इधर ले आए, माइनस नेचुरल लॉग एन टी बाय एन नॉट, और फिर इस माइनस को यहां पर इसके पावर में लेकर के चले जाओगे तो ये हो गया नेचुरल लॉग एन टी बाय एन नॉट टू द पावर -1, और फिर यहां से तुम इसको लिख सकते हो नेचुरल लॉग एन नॉट बाय एन टी। ये वैसा ही इक्वेशन था जैसा फर्स्ट ऑर्डर का बन गया है। ठीक है, इसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लो सब लोग। ये वाला लेमडा टी, लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये नेचुरल लॉग एन नॉट बाय एन टी। कोई दिक्कत? अब इसमें चाहो तो तुम लॉग बेस 10 बनाने के लिए इसके आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लॉग बेस 10 ले लोगे। अब हम क्या करते हैं, तुमको ये जितना लिखे हैं उसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, और हम समरी में सारा बात लिख देते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लोगे। समरी क्या है? समरी तुम्हारे लिए फिर वही है, लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन नॉट बाय एन टी is also equal to 2.303 log n naught by nt। कोई दिक्कत? और इसका ये तो हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये इसका समरी है। अब तुम इसमें चाहो तो एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, टी हाफ यहां से आ जाएगा वही 0.693 बाय लैम्डा। पहले क्या होता था, यहां पर लैम्डा होता था। तो ये बच्चों तुम लोगों को एक बार प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ कैसे प्रूफ करोगे कि टी हाफ का ये फॉर्मूला होता है? तो पहले टी हाफ को डिफाइन कर लीजिए कि टी हाफ है क्या। तो टी हाफ है टाइम इन विच the amount of radioactive nucleus or particle reduces to half। amount of radioactive particle or nucleus reduces to half। टी हाफ उतना टाइम है जिसमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल जितना था शुरुआत में उसका आधा बचता है। ये तुम्हारा टी हाफ हो गया। कोई दिक्कत? तो टी हाफ जो है ये कैसे आया, ये तुम्हें प्रूफ करना है। कौन से क्वेश्चन को यूज करोगे? तो ये वाले क्वेश्चन को यूज करोगे, लेमडा टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग एन नॉट बाय एन टी। ये बहुत आसानी से प्रूफ कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन है कैलकुलेट the decay constant of a first order radioactive process। calculate the decay constant of a first order radioactive process if lambda निकालना है, if number of radioactive nucleus reduces to 10%, in 10,000 years।
10,000 साल में एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जितना है वो रिड्यूसेस टू 10%। देखो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कई बार कि 10% रिड्यूसेस टू 10% का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियली हम N0 मान लेते हैं 100, मान लो शुरुआत में 100 है, तो 10% रिड्यूसेस टू 10% का मतलब क्या हुआ, NT को क्या मानोगे, 100 से 10%, 10% घटा या फिर 10% बचा है फाइनली। तो रिड्यूसेस टू 10% यानी 100 में से 10 ही बचा है फाइनली। कितना बचा है, 10 बचा है। अगर लिखा होता रिड्यूसेस बाय 10%, 10% कम होता है, तो क्या होता, 100 में से 10 कम होता, कितना बचता, तो 90 बचता। ये ध्यान रखना, टू और बाय अगर लैंग्वेज यूज किया जाए तो क्या अंतर होगा। रिड्यूसेस टू 10% मतलब 10% बचता है, रिड्यूसेस बाय 10% मतलब 10% घटा है, कम हुआ, यानी 90% बचा है। तो जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही दिया है आपको, तो सॉल्व किया जाए। देखो क्या करोगे, फिर से वही लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग N0 बाय NT, ये आ गया। अभी देखो वैल्यू पुट करना है तुम्हें, लैम्डा तुम्हें निकालना है, इज इक्वल टू टी को इधर ले आओ, ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय टी। कितना टाइम में ये जो चेंज आया है N0 100 से NT 10 आ गया है, कितना टाइम में आया चेंज, तो ये चेंज आया 10,000 साल में, 10,000 ईयर्स। कोई दिक्कत, लॉग N0 कितना है, N0 है 100 और NT कितना है, NT है 10। कोई दिक्कत, यहां से कितना बचा, ये देख लो, ये आ गया तुम्हारा log 10, तो ये 1 हो गया, ये आ गया 2.303 बाय 10,000 ईयर्स। कोई दिक्कत, तो यहां से तुम बोल सकते हो 2.303 इंटू 10 टू द पावर -4 ईयर्स। ये तुम्हारा ईयर इनवर्स बोला जाए, ये ईयर इनवर्स हो गया, क्योंकि ये ईयर इनवर्स हो जाएगा यहां से। तो देखना तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखोगे कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आता था वो सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो सेकेंड, मिनट, डे, मंथ, ईयर सब तो टाइम ही है ना, तो टाइम का अलग अलग यूनिट है। यहाँ पर सेकेंड इनवर्स भी आ सकता था, डे इनवर्स भी आ सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि टाइम कैसा दिया। यहाँ पर टाइम साल में दिया हुआ है तो टाइम ईयर इनवर्स आ गया। तो हर एक बच्चे का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, हमेशा उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ सही तो एक बार फिर से, हमने तो बना ही दिया है, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पहले रफ में बना लो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब समझाते हैं और तुम लोग अभी इसको सॉल्व करोगे। 100 मिलीग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, यानी तुम ऐसा मान लो कि डब्बे में एक रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ था जो 100 मिलीग्राम था, उसके सभी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होंगे। हैज स्पिल्ड इन अ रूम, एक रूम में गिर गया वो सैंपल। अब देखना, जो रेडियो एक्टिव सैंपल चीजें होती हैं ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो रेडिएशन निकलता है रेडियो एक्टिव चीजों से, न्यूक्लियस जब कोई चेंज करता है अपने अंदर तो कुछ रेडिएशंस निकलता है, और वो रेडिएशंस हमारे जीन में जाकर के कुछ खराबी कर देता है। कुछ म्यूटेशन जैसा अगर सुने होगे तो ऐसा कुछ करता है, वो हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, ये बायो का बात है। तो बस इतना है कि कुछ चेंज ला देता है हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है, द परमिसिबल वैल्यू फॉर सेफ्टी, यानी कि आदमी स्वस्थ रहे, उस रेडिएशन का उस पर फर्क न पड़े, जैसे मोबाइल के रेडिएशन का भी हमारे पर फर्क पड़ता है। तो वो जो परमिसिबल वैल्यू है वो है ओनली 1 ग्राम। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 100 डेज, यानी टी हाफ 100 डेज है, परमिसिबल वैल्यू 1 ग्राम, यानी कि
1 ग्राम तक अगर रूम में गिरता तो सेफ होता। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट बी सेफ टू एंटर द रूम। मतलब समझे, मतलब खास बात ये है कि जो रेडियो एक्टिव चीज गिरा है, इसके जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होंगे, वो न्यूक्लियस धीरे धीरे चेंज होता जाता है ना, अपने आप को चेंज करके नॉन रेडियो एक्टिव बना लेता है, यानी हार्मलेस बना लेता है। जब तक वो रेडियो एक्टिव है तब तक हार्मफुल है। तो 100 ग्राम है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा और कम होकर के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा इस दौरान, और कम होकर के जब वो 1 ग्राम आ जाएगा तब उस रूम में एंटर कर सकते हैं। तो कितने दिन में रूम में एंटर कर पाओगे? जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना जो है मेरा सॉल्यूशन देखे हुए, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले हाफ लाइफ दिया हुआ है, तुम डीके कांस्टेंट निकाल लो लैम्डा, जिसको हम लोग पहले के बोलते थे, रेट कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या होता है, ये होता है 0.693 बाय T1/2, टी हाफ। याद आ रहा है, के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, या टी हाफ को इधर ले जाओ तो टी हाफ होता था 0.693 बाय ये वाला के इधर आ जाता था। अब यहां से देखो 0.693 बाय टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ इज 100 डेज, 100 डेज। यही रहने दो, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे एक साथ। अब देखना तुम यहां पर, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है कितने टाइम में रूम में एंटर करना सेफ है। देखो शुरुआत का तुम्हारा वैल्यू कितना था रेडियोएक्टिव सैंपल का, शुरुआत का जो N0 था वो 100 ग्राम था, सॉरी 100 ग्राम नहीं, मिलीग्राम था। ध्यान देना, ये भी मिलीग्राम है और ये भी मिलीग्राम है, मिलीग्राम, ठीक है। तो ये शुरुआत में 100 मिलीग्राम था। तुम बोलोगे 100 मिलीग्राम, ये जो N0 होता है ये तो नंबर होता है ना, जितना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का संख्या है। तो देखो बच्चों, संख्या बोलो या उसका मास बोलो, बात बराबर ही है। ज्यादा मास हुआ तो ज्यादा संख्या होगा, कम मास हो गया तो कम संख्या हो जाएगा। जैसे मान लो 100 ग्राम में अगर 100 संख्या है तो 1 ग्राम में 1 संख्या होगा, बात खत्म है। क्लियर है ना? तो जिस तरीके से मास बढ़ता है उसी तरीके से संख्या भी बढ़ता है, या फिर घटने के लिए भी वैसा ही लागू होता है, मास घटेगा तो संख्या घटेगा। इसीलिए तुम N0 की जगह पर डायरेक्टली मास भी लिख सकते हो। और NT कितना हो गया, ये हो गया 1 मिलीग्राम। कोई दिक्कत? अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा होता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग N0 बाय NT। और यहां से तुम्हें निकालना क्या है, निकालना है T, कितने दिनों के बाद रूम में एंटर कर सकते हो। तो T हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा जल्दी से वैल्यू बताओगे, तो लैम्डा है 0.693 बाय 100 डेज, 100 डेज। तो ये जो 100 डेज है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बाद में। लॉग N0 कितना है, N0 है 100 मिलीग्राम, और NT कितना है, NT है 1 मिलीग्राम। देखो बच्चों, यहां पर मिलीग्राम लें या ग्राम लें उससे मतलब नहीं है, मतलब ये जो रेशियो है ना, यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए। ऊपर में केजी तो नीचे केजी, ऊपर ग्राम तो नीचे ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा कुल मिला के लॉग 100, लॉग 100 का वैल्यू हो गया लॉग 10 स्क्वायर, और लॉग 10 स्क्वायर हो गया 2। तो ये तुम्हारा फाइनली 2 हो गया। अब बचा क्या तुम्हारा देखना यहाँ पर, तो यहाँ बचा है 2.303 इंटू 2, 100 डेज ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 डेज डिवाइडेड बाय 0.693, और यहां से जो वैल्यू तुम्हें मिला ये देखो मिल जाएगा 6.65 इंटू 10 टू द पावर 2 डेज।
ये 6.646 आएगा, 6.65 हमने राउंड करके लिख दिया। यानी कि कुल मिला के लगभग 665 दिन बाद अगर रूम में जाओगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तो ये है रेडियो एक्टिविटी, एक प्रोसेस है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब देखो इसका यूज क्या है, तो इसका यूज एक बहुत ही गजब चीज को पता लगाने में। जैसे तुमने कार्बन डेटिंग के बारे में सुना होगा, डेटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, हम कार्बन डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है, ये सॉल्यूशन लिख लियो तुम लोग, तो आगे हम लोग कार्बन डेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिस टेक्निक से हम लोग कोई भी जो फॉसिल रिकॉर्ड होता था, फॉसिल रिकॉर्ड पता चल रहा है तुम्हें? फॉसिल रिकॉर्ड होता था जैसे धरती के अंदर जब खनन वगैरह होता है ना, जब माइनिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत पुराने जमाने में हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो चीज, जो लिविंग थिंग्स मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु दब गए थे, उनका जो कुछ सैंपल बचा रहता है उसी को फॉसिल रिकॉर्ड बोलते हैं। तो कई बार फॉसिल रिकॉर्ड में पेड़ पौधे होते हैं, पुराना एक पेड़ जो 50,000 साल पहले से कहीं दब गया था, उसका सैंपल मिला जब खनन किए, तो वो जो पेड़ वगैरह है उसके एज का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग को यूज करके। ठीक है, तो कैसे पता लगाते हैं इस पर बात करते हैं हम लोग। एक बार इसको मिटा दे रहे हैं ताकि तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट ना हो, हम जो बोल रहे हैं उसी बात पर तुम कंसंट्रेट कर पाओ। एक बार तुम सोचो खुद से कि क्या होता होगा कार्बन डेटिंग, कैसे पता करते होंगे जो पेड़ हजारों साल, लाखों साल पहले कहीं जमीन में दब गया था और आज मिल रहा है, थोड़ा सा कुछ सैंपल उसका दिखाई देगा और हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि वो कितने साल पहले से है, क्या उस पेड़ का उम्र है। तो पहले देखो पेड़ की उम्र का पता लगाते कैसे हैं, इस पर बात किया जाए। तो आपने एक बात तो सुना ही होगा ना कि जितना भी लाइफ फॉर्म्स है, यानी जीवन जिसमें भी है, उन चीजों में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अच्छा, पेड़ पौधे में कार्बन है, हमारे शरीर में कार्बन है, जो भी लाइफ चीज है ना जिसमें जीवन है वहां पर कार्बन है कि नहीं? जल ही जीवन है ये तो नहीं है, जीवन ही कार्बन है। तो देखो कार्बन जब भी मिलेगा तो कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, देखो कार्बन के मेनली 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। तो जब भी कार्बन तुम 1 kg लोगे या पेड़ काट के लिए 10 kg का एक पेड़ मिला तुम्हें, 100 kg का एक पेड़ मिला, तो उसमें इन तीनों का परसेंटेज फिक्स्ड होता है। इस तीनों में भी 13 होता है नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, तो तुम चाहो तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। कौन कौन होता है? मेनली कार्बन 12 और कार्बन 14। इनफैक्ट 12 भी बहुत ज्यादा और 14 बहुत कम होता है। तो कुल मिलाकर के 99% से ज्यादा तो कार्बन 12 ही होता है। लेकिन ये जो 14 है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये जो कार्बन 14 है ना, ये है, तब हम 13 को पहले मिटा ही दे रहे हैं। तो ये दो तुम्हारे पास है जिसमें ये है रेडियो एक्टिव नहीं, जो ये है ना कार्बन 12 रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है, और ये रेडियो एक्टिव है 14। तो रेडियो एक्टिव है तो होगा क्या? तो देखो कोई भी जीव जंतु या जिसमें जान है ना, वो जब ग्रो करता है तो उसके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज फिक्स्ड रहता है। तुम बोलोगे कार्बन 14 तो धीरे धीरे, जैसे मेरे बॉडी के अंदर मान लो अगर 10 kg कार्बन है, तो मेरे बॉडी के अंदर 10 kg कार्बन है, तो उस 10 kg में मान लो अगर ऐसा कि 1 ग्राम कार्बन 14 है, तो कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग अगर होगा उसके अंदर भी अगर 10 kg कार्बन है,
तो उसके अंदर भी 1 ग्राम ही कार्बन 14 होगा, ये फिक्स्ड है। नेचर में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज हमेशा सेम रहता है। तो तुम बोलोगे जैसे मेरे अंदर अभी 1 ग्राम कार्बन 14 है, तो हो सकता है 10 दिन के बाद तो वो घट जाएगा, क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है ना, वो तो खर्च होता जाएगा। तो घटता है और फिर बनता भी तो है ना, हमारे अंदर केमिकल्स बनते भी तो है नए नए। तो घट बढ़ के फाइनली एक ह्यूमन बीइंग में, एक पेड़ के अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज फिक्स्ड होता है, चाहे वो बच्चा ह्यूमन बीइंग हो, बूढ़ा ह्यूमन बीइंग हो, बच्चा पेड़ हो, बूढ़ा पेड़ हो, कोई दिक्कत? ये समझ गए। यानी कि एक पेड़ अभी काटोगे तो जैसे एक पेड़ है, इसके अंदर जान है, बाहर देखो, अभी तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो उस पेड़ में अगर मेरे अंदर 10 केजी टोटल कार्बन में 1 ग्राम 14 है, कार्बन 14, और पेड़ काट के लाए जिसमें 20 केजी कार्बन होगा टोटल, तो उसमें 2 ग्राम कार्बन 14 हो जाएगा। तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना, जिसमें जीवन है, उसमें कार्बन 14 का परसेंटेज मेंटेन रहता है। लेकिन वो जैसे ही मरता है, मरते ही अब उसके अंदर नया केमिकल बन तो रहा नहीं है, मरने के बाद केमिकल बनना बंद हो जाता है। तो अब उनके अंदर कार्बन 14 घटता जाता है, खर्च होता जाता है। और कार्बन 14 कितना बचा हुआ है ये देख करके पता कर लोगे कि ये जो पेड़ है ये कब मरा था। क्लियर है ना? जैसे मान लो 100 केजी का एक स्वस्थ पेड़ है, जिंदा पेड़ है, 100 केजी के एक जिंदा पेड़ में अगर 10 ग्राम, 100 केजी का जिंदा पेड़ है, इसमें 100 केजी का पेड़ कहने का मतलब हम बोल रहे हैं 100 केजी कार्बन है पेड़ के अंदर। एक जिंदा पेड़ के अंदर अगर कार्बन 100 केजी है और 10 ग्राम कार्बन 14 है, तो जितना भी जिंदा पेड़ लोगे 100 केजी का, 100 केजी कार्बन वाला, उस सबके अंदर कार्बन 14 10 ही ग्राम होगा। लेकिन जैसे ही कोई पेड़ मर जाएगा, जैसे ये 100 केजी वाला पेड़ मर गया, तो जैसे ही मरा, इस पेड़ के अंदर सब कार्बन 14 का परसेंटेज कम होता चला जाएगा, धीरे 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 धीरे। क्लियर है ना? तो अब क्या होगा, जैसे मान लो 100 केजी का एक पेड़ मरा था, अब उस पेड़ को तुम किसी डब्बे के अंदर, जमीन के अंदर दबा के रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज कम होने लगेगा। अब कार्बन 14 का परसेंटेज मान लो शुरुआत में 10 ग्राम था, कार्बन 14 10 ग्राम से आ गया 5 ग्राम पर। तो तुम क्या बोलोगे, कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो आधा खर्च हो चुका है। कब आधा खर्च हो गया है? जब से वो पेड़ मरा था तब से आधा खर्च हो गया है। अगर तुम्हें पता है कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना होता है, कार्बन 14 का हाफ लाइफ मान लो है 10,000 साल, 10,000 ईयर्स मान लेते हैं ऐसा। तो अगर शुरुआत में 10 ग्राम कार्बन 14 था और बाद में 5 ग्राम बचा है, तो तुम बोलोगे कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जब मरा था तब से अब तक लेकर के ये 10,000 साल जी चुका है। कोई दिक्कत? अगर मान लो कार्बन 14 शुरुआत में 10 था और बाद में 2.5 बचा है, 2.5 ग्राम बचा है, तो एक बार आधा खर्च हुआ, दोबारा से आधा खर्च हो गया। पहली बार तुम्हें पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर में पहली बार आधा खर्च होने में अगर 10,000 साल लगा है, तो फिर यहां से और आधा खर्च होने में फिर से 10,000 साल लग जाएगा। तो यहां पर 10,000, तो यहां पर भी 10,000 साल लगेगा। तो अगर शुरुआत में 10 ग्राम था और बाद में 25 ग्राम बचा है, सॉरी 2.5 ग्राम बचा है, तो यानी कि ये पेड़ जब से मरा है तब से वो 20,000 साल व्यतीत कर चुका है। तो दरअसल कार्बन डेटिंग के माध्यम से जब हम लोग किसी पेड़ का एज बताते हैं, कितना पुराना पेड़ है, तो उसमें वो एज नहीं बताते हैं कि इस पेड़ को कब किसी ने लगाया था, जमीन में गाड़ा था, यानी कब गुठली डाला था, कब पेड़ निकला, नहीं।
उसका एज तब से पता लगाते हैं जब से वो पेड़ कट गया था, उसमें जान खत्म हो गया था। यानी कि कार्बन डेटिंग टेक्निक अगर तुम यूज करोगे तो एक बच्चा सा पौधा, एक बूढ़े पेड़ का, दोनों का एज सेम ही होगा। कार्बन डेटिंग बनाएगा, दोनों जिंदा है, दैट्स ऑल। कितना दिन का ये नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स में, जीवित चीज में कार्बन 14 का परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, छोटा पेड़ में कार्बन 14 कम हो सकता है, बड़े पेड़ में ज्यादा हो सकता है, पर परसेंटेज, अगर छोटा पेड़ में 100 केजी में 1 ग्राम है, तो बड़े पेड़ में जो कि 200 केजी का होगा उसमें 2 ग्राम हो जाएगा कार्बन 14। तो परसेंटेज छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो, सब में सेम रहता है। क्लियर है ना? तो यानी कि कोई पेड़ कभी भी कटा हो, कभी भी कोई पेड़ कट के गिर गया हो, कटने से पहले उसके अंदर कार्बन 14 कितना होगा, तो अभी कोई सा भी पेड़ देख करके उसके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज निकाल लो, पता चल जाएगा। क्योंकि सारे लिविंग फॉर्म्स में कार्बन 14 का परसेंटेज तो फिक्स ही होता है। तो कटने के बाद उसके अंदर कार्बन 14 घटता चला जाता है, और कार्बन 14 जितना परसेंटेज बचता है उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं कि इस पेड़ का एज कितना है। ये है कार्बन डेटिंग। एक लाइन लिख लोगे बस, ये सब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, एक लाइन लिख लोगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 इज कंप्लीटली फिक्स्ड एंड कांस्टेंट in all living forms. Percentage of carbon 14 is fixed and constant in all living forms as the living things becomes dead or become dead. As the living things become dead, the percentage of carbon 14 starts decreasing. Percentage of carbon 14 starts decreasing. Percentage of carbon 14 starts decreasing. And that decrement in carbon 14 shows or indicates, that decrement of carbon 14 indicates how many years before the living thing has become dead. How many years before the living thing has become dead. And that is called the age of a dead tree or dead fossil record. That is called the age of a dead tree or a dead fossil record. The technique used is called carbon dating. The technique used is called carbon dating. The technique used is called carbon dating. ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज, half life of carbon 14 is 6000 years. Half life of carbon 14 is 6000 years. A fossil record has only 10% activity of C14. 10% activity of C14. What is the age
what is the age of sample, इस सैंपल का क्या एज है। जल्दी से सॉल्व करोगे और फिर एक बार सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, तब मेरा सॉल्यूशन चेक करना। तो चलो देखते हैं। हाफ लाइफ जैसे दिया हुआ है, तुम डीके कांस्टेंट निकाल लोगे। क्लियर है ना? 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 बाय 6000 ईयर्स। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया डीके कांस्टेंट। अब हम आगे दिमाग लगाएंगे। तब क्या बोल रहा है, एक फॉसिल रिकॉर्ड था जिसके अंदर कार्बन 14 का एक्टिविटी मतलब कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, वही उसका एक्टिविटी है, उसका व्यवहार है। तो एक्टिविटी सिर्फ 10% बचा। शुरुआत में जितना था उसका कितना परसेंट बचा है? 10%। तुम बोल सकते हो N0 इज इक्वल टू 100। शुरुआत में जो भी था 100 था, कितना बचा है उसका? 10%, यानी NT कितना है? 10। हो गया, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। लैम्डा टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग N0 बाय NT, और यहां से तुम T निकाल सकते हो। T इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 6000 ईयर्स इंटू लॉग 100 बाय 10। 100 था शुरुआत में, 10 बचा हुआ है, तो ये हो गया log 10, जो कि तुम्हारा ये पूरा पार्ट log 10 का वैल्यू हो गया 1, और ये तुम्हारे पास बचा है क्या? 2.303 बाय 0.693 इंटू 6000 ईयर्स। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्या है? ये है फॉसिल रिकॉर्ड का जो एज है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैलकुलेशन कर लोगे। अब हम तुमसे एक छोटा सा बात और डिस्कस कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन देख लो पहले। छोटा सा बात और एक डिस्कस कर रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो देखो, इधर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं और उधर ही लिख रहे हैं। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है ना, वो तो फिक्स्ड ही होता है। मान लो रेट कांस्टेंट तो फिक्स्ड होता है ना किसी रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ होता है, यहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख सकते हो 0.693 बाय लेमडा। लेमडा तो कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ भी चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। अब तुम मुझे बताओ, जैसे एक पेड़ है पुराना जो काट दिया गया था, एक बड़ा सा पेड़ था जिसके अंदर मान लो 10 ग्राम कार्बन 14 था, और हाफ लाइफ है कार्बन 14 का 6000 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ग्राम कार्बन 14 था, इससे 5 ग्राम बनने में कितना दिन लग जाएगा? तो 6000 डेज लग जाएगा, 6000 ईयर्स लग जाएगा, सॉरी 6000 ईयर्स। अगर हमारे पास मान लो 20 ग्राम कार्बन 14 होता, या 20 ग्राम 10 केजी होता, 10 केजी होता, तो यहां से 6000 ईयर्स में कितना केजी बचता? क्या आंसर है बताओ, जल्दी सोच के बताओ। तो इसका आंसर है ये 5 केजी बचता। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि एक पेड़ है जिसमें 10 ग्राम से 5 ग्राम हुआ, यानी 5 ही ग्राम खर्च हुआ। एक पेड़ है जिसमें 10 ग्राम था, तो 5 ही ग्राम खर्च होने में 6000 साल लग गया। और दूसरा पेड़ था जिसमें 10 केजी था, उसमें 6000 सेल में 5 केजी खर्च हो गया, 5 ही केजी बचा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? किसी में 5 ग्राम खर्च होने में 6000 साल लग गया किसी पेड़ में, और किसी पेड़ में 5 केजी खर्च होने में 6000 साल लग गया।
तो देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में बात किया था कि शुरुआत में कितना है इससे मतलब नहीं है, शुरुआत में जितना भी रहे आधा खर्च होने में लगने वाला टाइम हमेशा बराबर होता है। यानी कि शुरुआत में 10 था तो आधा खर्च होने में 5 ग्राम तक आने में 6000 साल लग गया। अब 5 ग्राम बचा है ना, अब अगर तुम और आधा खर्च करोगे इसको, 5 ग्राम से तुम अगर 2.5 ग्राम लाना चाहो 2.5 ग्राम, तो अभी आधा खर्च, अभी 2.5 ग्राम खर्च होने में ही तुमको 6000 साल लग जाएगा और 6000 ईयर्स। अब क्या होगा, अब तुम 2.5 ग्राम से तुम बस 1.25 ग्राम पर लाने की कोशिश करो, 1.25 ग्राम लाने की कोशिश करो, क्या होता, फिर से 6000 साल लग जाएगा। देखो कार्बन डेटिंग कितना सुंदर प्रोसेस है। मान लो अगर ऐसा होता कि 6000 साल में 10 ग्राम था शुरुआत में, 6000 साल में 5 ग्राम खर्च हो गया, अगले 6000 साल में फिर से मान लो ये 5 ग्राम पूरा का पूरा खर्च हो जाता, तो 6000 मान लो ऐसा होता, वो जो कि होता नहीं है, अगर ये जीरो ऑर्डर प्रोसेस होता या फिर कोई ऐसा प्रोसेस होता जिसमें पहले 6000 साल में 5 ग्राम आया, यानी 5 ग्राम टोटल खर्च हो गया, और दूसरे 6000 साल में फिर से 5 ग्राम खर्च होकर 0 ग्राम बचा, तो ये 6000 साल लगा और इधर फिर से 6000 साल लग गया है। तुम सोचो अगर तुम 10 ग्राम किसी पेड़ में था, ये 6 6 12, अगर तुम 15,000 साल के बाद चेक करते उस पेड़ को, तो तुम्हें तो क्या पता चलता कि जीरो कब हुआ था, क्योंकि जीरो के बाद में तो तुम्हारा साल तो चल ही रहा है ना, अब रेडियो एक्टिव सैंपल है ही नहीं। तो यानी कि इस पेड़ का एज तुम तभी पता कर पाते जब तुम 6 से 12,000 साल तक के अंदर ही नाप लो। 12,000 साल क्रॉस कर गए तब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्ट एज इसका कब था। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को प्रोसेस करता है, फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को, तो ये तो कार्बन 14 कभी खत्म ही नहीं होगा। अगले 6000 साल में फिर इसका आधा खर्च होगा, उसके 6000 साल में फिर आधा खर्च होगा। इसीलिए जो जो चीजें करोड़ों साल से है पड़ा हुआ, उन सब फॉसिल रिकॉर्ड का भी हम लोग एज मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जीरो ऑर्डर को फॉलो कर लेता तो कहानी खत्म था। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके आगे और अगली क्लास में बात करेंगे थोड़ा सा। अगले क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के डेफिनेशन और रेडियो एक्टिविटी होता क्यों है इस पर बात करने जा रहे हैं। थैंक यू।